नर्सिंग फाउंडेशन का चैप्टर नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इसको हम करने वाले हैं आज। और इसी के साथ में हम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन नर्सिंग वो करेंगे, और साथ ही में हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो starting with the introduction, nursing is considered as an art and a science. Professional nurse deliver the healthcare artfully with sympathy, mindfulness, and respect for each patient's dignity and personhood. As a science, nursing practice is based on a body of knowledge that is continually changing with new discoveries and innovations. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि नर्सिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। बीइंग एन आर्ट, इसका मतलब ये है कि जो एक नर्स होती है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है आर्टफुली। एक स्किल है, ये एक आर्ट है जिसमें नर्स केयर प्रोवाइड की जाती है विद सिंपैथी, माइंडफुलनेस और रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट्स डिग्निटी एंड पर्सनहुड। ठीक है। एज अ साइंस इसको हम कंसिडर इसीलिए करते हैं क्योंकि जो नर्सिंग प्रैक्टिस है वो बेस्ड होती है क्या हमें बॉडी की नॉलेज है और किस तरह से नई नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस आती हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम नर्सिंग केयर भी अपने आप को चेंज करती है। When nurse integrate the science and art of nursing into practice, the quality of care is at a level of excellence that benefit patients and their families. ये तो होगा ही। जब नर्सिंग को हम एज अ साइंस एंड आर्ट दोनों कंसिडर करके अप्लाई करते हैं तो क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। द पेशेंट इज़ द सेंटर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा जो नर्स का मेन रोल होता है दैट इज़ द केयर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है। पेशेंट कोई भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, और इवन एक कम्युनिटी को भी हम पेशेंट में कंसिडर करते हैं। पेशेंट्स हैव अ वाइड वेराइटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स, एक्सपीरियंसेस एंड वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस, बट दिस इज़ व्हाट मेक्स नर्सिंग बोथ चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग। हर पेशेंट की अपनी अपनी नीड होती है, अपने उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इतनी सारी वेरिएबिलिटी देखने की वजह से नर्सिंग के लिए एक चैलेंज भी है और एक रिवॉर्ड भी है, क्योंकि इसी से हमारी नॉलेज इन्हांस होती है। नर्सिंग ऑफर्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिवॉर्ड्स एवरी डे। दिस चैप्टर प्रेजेंट्स अ कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग प्रैक्टिस एंड द हिस्टोरिकल, प्रैक्टिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन द डिसिप्लिन ऑफ नर्सिंग। द वर्ड नर्स, अब यहाँ तक हमने ये देखा था कि किस तरह से हम इस चैप्टर में क्या क्या मेन चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, और नर्सिंग एक साइंस आर्ट दोनों है। ठीक है। अब हम फोकस करते हैं व्हाट अ नर्स, इस वर्ड का मतलब क्या है। द वर्ड नर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूट्रिक्स, जिसका मतलब होता है टू नरिश। नर्स को अगर हम डिफाइन करें, इज़ अ पर्सन हु नरिशेस, प्रोटेक्ट्स, encourages and who is always ready to protect the sick, injured and elderly. Nowadays the role of nurse has got extended and expanded. रोल्स ऑफ नर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए फ़िलहाल यहीं तक समझ लो कि जो नर्स होती है एक ऐसी पर्सन या एक ऐसा पर्सन होती है, होता है, नॉट बीइंग कि एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए नर्सेज बॉयज़ भी होते हैं। तो नर्स एक ऐसा पर्सन है जो नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है और एनकरेज करता है। मतलब मेन फोकस क्या होता है नर्स का कि सिक, इंजर्ड या किसी भी पेशेंट को या किसी एल्डरली को क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। इसके बाद आता है नर्सिंग की डेफिनेशन। अभी तक हमने एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा कि नर्सिंग क्या है। अब हम अकॉर्डिंग टू सम फेमस पर्सनालिटीज़ जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी, फॉर एग्जांपल वर्जीनिया हेंडरसन ने 1996 में नर्सिंग को डिफाइन किया था। द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी और टू पीसफुल डेथ दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। तो वर्जीनिया हेंडरसन ने बताया था कि एक नर्स का एक यूनिक फंक्शन होता है कि वो एक इंडिविजुअल या एक पेशेंट को असिस्ट करती है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो सिक है या सही है, उसको असिस्ट करती है ताकि वो उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे जो कि उसकी हेल्थ के लिए, उसकी रिकवरी के लिए और पीसफुल डेथ के लिए हो, उसमें कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ। और नर्स को ये काम अनएडेड परफॉर्म करना है अगर उसके पास नेसेसरी जो भी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, विल या नॉलेज है। ठीक है। एक और इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू Hemmer and Henderson. Nursing is an art and science. It may be defined as the service to the individual which helps him, her to obtain and or maintain a healthy state of mind or body and the release or relief of pain and discomfort. हेमर एंड हेंडरसन ने बताया था कि नर्सिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। इसको डिफ़ाइन करते हैं कि एक ऐसी सर्विस, एक इंडिविजुअल को दी जाने वाली ऐसी सर्विस जिससे कि उसके अंदर एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन करने के लिए
मतलब उसके अंदर ये क्वालिटी आए एंड द रिलीफ, हम रिलीफ प्रोवाइड कर सके उसको पेन में या डिस्कम्फर्ट में, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशंस कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, जो भी ईजी लगे वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग। अब नर्सिंग का मतलब सिर्फ फिज़िकल केयर से नहीं है, इसके अंदर कई एस्पेक्ट्स होते हैं। हम नर्सिस का रोल जो है वो सिर्फ ये नहीं कि फ़िज़िकली जो पर्सन है उसको फिट रखना, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, और भी कई चीज़ों हम ध्यान रखते हैं उन चीज़ों का कि जो भी पर्सन हमारा पेशेंट, हमारा क्लाइंट है, वो इमोशनली स्टेबल हो, सोशली एक्टिव हो, फिज़िकली फिट हो और स्पिरिचुअली भी एक्टिव हो, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स के अंदर यही चीज़ें आती हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। Nurses do provide spiritual care, and while doing so, she encourages patients to keep the faith and helps to perform the routine or rituals related to spiritual beliefs of the patient. Purpose is to provide a support to the patient and help to cope up with illness, loss, grief, or pain. अब नर्स का काम होता है स्पिरिचुअल केयर देना। स्पिरिचुअल केयर में वो क्या करती है, पेशेंट को इनकरेज करती है, किस लिए, कि वो अपने अंदर एक फेथ रखे, भगवान पे विश्वास रखे, जिस भी भगवान को वो बिलीव करते हैं, ठीक है। और अपने जो भी रूटीन रिचुअल्स हैं, जो भी वो प्रेयर्स करते हैं, उनको कंटिन्यू रखे, जिससे क्या होता है कि जो पर्सन है वो मेंटली फिट रहता है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहता है। तो इसका पर्पस क्या है, ताकि वो जो पेशेंट है, अगर वो किसी ग्रीफ में है, कोई इलनेस है उसको, कोई भी लॉस है, कोई भी पेन है उसको, तो वो उससे कोप अप कर सके, ठीक है। तो ये हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है नर्सेस का। सेकेंडली, इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशनल एस्पेक्ट में इमोशनल केयर इंक्लूड्स एक्सेप्टेंस ऑफ द पेशेंट एज एन इंडिविजुअल, बीइंग एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स द इंडिविजुअल इन सिकनेस, लॉस, ग्रीफ और पेन। नर्सेस नीड टू बी इमोशनली स्टेबल एंड possess इमोशनल इंटेलिजेंस टू प्रोवाइड इफेक्टिव केयर। इमोशनल केयर के अंदर हम पेशेंट को एज एन इंडिविजुअल कंसिडर करते हैं कि हर पेशेंट अपने वेस पे यूनिक है, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो हमको उनके साथ सिंपैथेटिक नहीं होते हुए एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करना पड़ता है, यानी कि हम उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको सिंपैथी नहीं शो करते कि ओ बेचारा, मतलब ये फीलिंग नहीं लाते हैं, जबकि हम उनको इन अ पॉजिटिव वे बोलते हैं कि यू विल गेट बेटर, ठीक है। एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स द इंडिविजुअल इन सिकनेस, कोई भी सिकनेस हो उस कंडीशन में, लॉस में, ग्रीफ में या पेन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में नर्सेस को अपने इमोशंस को साइड पे रख के अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इफेक्टिव केयर देनी पड़ती है। हाँ, देयर मस्ट बी मैनी सिचुएशंस जब हमें लगे कि सामने वाले पेशेंट को कितना पेन हो रहा है, बट हमको ये चीज़ शो नहीं करनी है। वी हैव टू बी एम्पैथेटिक एंड इमोशनली स्टेबल। आगे आता है नेक्स्ट एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट। सोशल केयर इज रिलेटेड टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऑल्सो कॉल्ड द IPR, with the patient and empowering the patient to maintain IPR in a healthy way. Nurses need to be free from personal prejudices and bias in order to incapacitate the patient for better understanding of others' mindset, so that the empathetic approach is developed and conflict resolution occurs. सोशल एस्पेक्ट में आता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन रहे बिटवीन द पेशेंट एंड द नर्स, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन रहे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन रहे। तो इस केस में नर्सेस को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या बायस नहीं शो करना कि नहीं, मैं तो इस पेशेंट के साथ डील ही नहीं करूँगी, ये पेशेंट ऐसा है, ये पेशेंट, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या बायस, कोई भी जेंडर बायस हो सकता है, वो क्रीड बायस हो सकता है, रेस हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ पे हमको बायसनेस नहीं शो करनी है। और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनको अंडरस्टैंड करना है पेशेंट के माइंडसेट को, ताकि एक एम्पैथेटिक अप्रोच बनाई जा सके और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। तो ये सोशल एस्पेक्ट में होता है। नेक्स्ट इज फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ अदर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। Patients are mainly focused on the physical or bodily sickness, due to which the other aspects are affected. Therefore, nurse provides care catering to all aspects, leading to provision of holistic care. अब मोस्टली हमारा यही सोचना होता है कि फ़िज़िकली फ़िट ही होना चाहिए, बट फ़िज़िकल केयर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर हम फ़िज़िकली फ़िट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, हम सोशली भी एक्टिव होते हैं, हम अपने पोटेंशियल को फुली वे से यूज़ कर सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल हेल्थ पे ही या फ़िज़िकल सिकनेस पे ही फोकस किया जाए। अगर ऐसा करेंगे तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो हमने अभी सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पढ़े, तो वो तो हम निगलेक्ट कर देंगे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो भी इन टर्न हमारी हेल्थ को
पेशेंट की हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। तो नर्स का जो मोटिव होता है दैट इज़ टू प्रोवाइड केयर, सारे एस्पेक्ट्स को एक एज अ होल कंसिडर करते हुए, एक ही एस्पेक्ट को लेके नहीं, ये सारे जितने भी हमने अभी एस्पेक्ट्स पढ़े उनको कलेक्टिवली उनके ऊपर वर्क करके एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड की जाती है। अभी तक एक बार रिव्यू ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने नर्सिंग की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, फिर नर्सिंग की एक जनरलाइज डेफिनेशन देखी थी, फिर नर्सिंग का वर्ड का जो ओरिजिन हुआ था वो कहाँ से हुआ था वो देखा था, और उसका क्या मोटिव है वो देखा था। डेफिनेशंस ऑफ नर्सिंग की दो फेमस पर्सनालिटीज़ ने जो दी थी। देन एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग में हमने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट और फिजिकल एस्पेक्ट किए। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग एक आर्ट है, साइंस है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें साइंटिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, स्किल्स रिक्वायर्ड है, जिससे कि नर्सेज अपनी क्वालिटी केयर डिलीवर करती हैं टू द पेशेंट्स। तो नर्सेज प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्योरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विस टू द पेशेंट्स, फैमिली और कम्युनिटी इन अ प्रोफेशनल मैनर। अब इसके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग जो है कुछ एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है, जैसे फेयर एंड जस्टिस। जो भी नर्सेज अपनी केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट्स को, दैट शुड बी इम्पार्शियल, ठीक है। द डिलीवरी ऑफ केयर शुड बी इम्पार्शियल, किसी भी बेस पे, किसी भी इंडिविजुअल बेस पे, किसी एज बेसिस पे, जेंडर, रेस, बिलीफ या स्टेटस के बेस पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाती है। ये एक पहला एस्पेक्ट है। सेकेंडली, रिस्पेक्ट द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तब भी हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे बिकॉज नर्सेज आर प्रोफेशनल्स, तो उनको सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टिंग द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पता होने चाहिए कि उनको ये करना ही करना है। Thirdly, therapeutic, build a helping relationship with the patient, his or family and society. We have to be therapeutic क्योंकि हमारा क्या रोल है, टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर। तो क्वालिटी केयर तभी प्रोवाइड की जा सकती है जब हम एक हेल्पिंग रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं पेशेंट और उसकी फैमिली और जो हमारा सोसाइटी, हमारा स्टाफ होता है उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन। तो एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। एक तो नर्सेज इंडिपेंडेंटली तो वर्क करती ही हैं, साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करना पड़ता है। तो कोलैबोरेशन के अंदर यही आता है, इस एस्पेक्ट में यही आता है कि नर्सेज इंडिपेंडेंटली काम करने के साथ साथ कोलैबोरेटिवली वर्क भी करती हैं विद द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन व्यू ऑफ डेवलपिंग हिजर स्किल्स एंड प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट इज जुडिशियस। जुडिशियस के अंदर आता है टाइमली एंड थॉटफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसीज़। जुडिशियस के मतलब जुडिशियस का मतलब क्या होता है, यूज़फुल, ठीक है। तो अपना जो भी टाइम है, अपना जो भी थिंकिंग है, उसको यूज़फुल वे में इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ टाइमली एंड थॉटफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसीज़। अगला आता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो जो नर्सिंग है एक रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन रिसर्च बेस्ड नर्सिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च टू प्रपोज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है, ये भी एक नर्सिंग का कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग का एस्पेक्ट है। पेशेंट ऑटोनॉमी। पेशेंट ऑटोनॉमी में आता है रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पेशेंट टू एक्सेप्ट एंड रिफ्यूज़ द ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है, हमें पता है कि व्हाट इज़ बेटर फॉर द पेशेंट, बट द पेशेंट इज़ रिफ्यूजिंग कि मेरे को ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना, बट वी नो, हमें पता है हमारा काम क्या है कि उनको क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है। तो कई केसेस में हम डिसीजन लेते हैं, बट कई केसेस में हम पेशेंट पे ही वो डिसीजन छोड़ देते हैं। लाइक एक पेशेंट है, सिक पेशेंट है, उसको सर्जरी करवानी है, बट सर्जरी करवाने से पहले उसको ये पूछना ज़रूरी है कि डू यू वांट टू शेव दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपको सर्जरी करवानी है। तो ये पेशेंट ऑटोनॉमी है कि हम उसको बोलते हैं कि यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि ये प्रोसीजर आप पे होने वाला है। ये कई बार तो ठीक है, इन द फेवर ऑफ द ट्रीटमेंट आता है, बट कई बार क्या होता है, पेशेंट्स नहीं समझते हैं, वो मना कर देते हैं, तो उस टाइम समझना भी पड़ता है। बट अगर वो चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल हो और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, तो उस टाइम पे नर्सेस अपना इंडिविजुअल बेस पे डिसीजन दे सकती हैं अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की हेल्प से, अपनी नॉलेज बेस्ड थिंकिंग की हेल्प से। नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्म प्रैक्टिसेस। जब भी हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट पे, ऐसा नहीं है कि उनको बताना नहीं है, उनको हर एक चीज़ बतानी है। अगर हम उनका कोई भी वाइटल भी ले रहे हैं तब भी उनको इन्फॉर्म करना है, चाहे पेशेंट कोमा में है, चाहे पेशेंट जैसी मर्जी कंडीशन में है, उसको इन्फॉर्म करना है कि अब मैं आपका बीपी लेने वाली हूँ, अब मैं आपकी पल्स चेक करने वाली हूँ, तो उनको सब बताना है। डिसेमिनेट अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर्स अबाउट हेल्थ स्टेटस, इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसीजर्स डन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है तो फॉल्स होप्स नहीं देनी है, उनकी फैमिली को भी जो चीज़ सही है वही चीज़ बतानी है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग का, ठीक है।
नेक्स्ट आता है नर्सिंग मेटा पैराडिग्म. देर आर 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली इंटर रिलेटेड एंड फंडामेंटल टू नर्सिंग, पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग, जो कि कलेक्टिवली जिनको हम इन चारों कॉन्सेप्ट्स को, इन 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स को हम मेटा पैराडिग्म बोल देते हैं फॉर नर्सिंग. जिसमें सबसे पहले आता है पर्सन. पर्सन कौन होता है? वही जो पेशेंट होता है वो एक पर्सन है जिसको हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि नर्सिंग केयर रिसीव कर रहा है. ठीक है, उसमें इंडिविजुअल भी आ सकता है, पेशेंट भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कम्युनिटी भी हो सकती है. ठीक है, तो पहला हमारा मेजर कॉन्सेप्ट आता है पर्सन का. ठीक है. नर्सिंग सेकेंड कॉन्सेप्ट है नर्सिंग. द एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्शंस ऑफ द नर्स प्रोवाइडिंग केयर ऑन बिहाफ और इन द कंजंक्शन विद द पेशेंट. नर्सिंग में आता है जितने भी एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई भी एक्शन जो नर्स प्रोवाइड कर रही है केयर देने के लिए ऑन द बिहाफ या इन कंजंक्शन विद द पेशेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज हेल्थ. थर्ड पैराडिग्म में आता है हेल्थ. हेल्थ इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ वेलनेस और वेलबींग दैट द पेशेंट एक्सपीरियंसेस. ठीक है. लास्ट पैराडिग्म आता है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सराउंडिंग्स जो कि पेशेंट को अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग. तो फिलॉसफी के अकॉर्डिंग नर्सिंग इज़ कंसिडर्ड एज प्रोफेशन ऑफ चैरिटी, जिसके आगे कई आस्पेक्ट्स हैं, जैसे स्पिरिचुअल आस्पेक्ट, जिसमें कि जो नर्स है दैट स्पिरिचुअल आस्पेक्ट के अकॉर्डिंग इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ मीनिंग, पर्पस एंड होप फॉर द पर्सन इन द करंट लाइफ एक्सपीरियंस. इसके अंदर इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें होती हैं? लिसनिंग टू द पर्सन स्टोरी एंड फैसिलिटेटिंग द पर्सन टू कनेक्ट इन टू गॉड यूजिंग मेडिटेशन और प्रेयर. तो ये था स्पिरिचुअल आस्पेक्ट of philosophy of nursing. Next is moral aspect. Moral aspect के according है understanding the moral principles and actions lead the nurses to study ethics. Nurse has to apply the right conduct in various situations of daily life based on moral character, adequate understanding and application of moral standards. मॉरल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम मॉरल प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं तो नर्सेज को हेल्प होती है टू स्टडी द एथिक्स. नर्स को इन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है, अपना जो कंडक्ट है वो सही रखना पड़ता है अलग अलग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ में. अपने मॉरल कैरेक्टर को बिल्डअप रखना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग सही रखनी पड़ती है और इन मॉरल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना आना चाहिए. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट. नर्स शुड बी इंटेलेक्चुअली साउंड. Nursing education should give training in memory development, communication skills, acting reasonably, judging wisely, strengthening and expansion of capacity. इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ नर्सिंग के अकॉर्डिंग जो नर्स होती है उसको इंटेलेक्चुअली साउंड होना चाहिए, यानी उसकी मेमोरी प्रॉपर हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, रीजनेबली वो एक्ट करे, ऐसी अननेसेसरीली कोई एक्ट नहीं होना चाहिए. जजिंग जो हो रही है वो भी वाइसली हो, स्ट्रेंथ हो और एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी, यानी अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा करने की क्षमता हो, जिसको कहते हैं वो चीज़ होनी चाहिए. Emotional needs. Nurse must be able to function as mature, self-depending personality. She must also be able to relate well to other people. Nurse should show emotional maturity to all the patients, जैसे कि affection and love, feeling of belongingness, achievement of self-esteem and others. तो इमोशनल नीड्स के अंदर जो नर्स है वो एक इमोशनल सेल्फ डिपेंडिंग पर्सनालिटी की तरह एक्ट करती है, मेच्योर एक्ट करती है. ऐसा नहीं है कि वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा उसका आउटबर्स्ट शो करती है, नहीं, उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है. शी मस्ट ऑल्सो बी एबल टू रिलेट वेल टू अदर पीपल. अगर कोई पेशेंट है वो अपनी स्टोरी सुना रहा है तो वो उसके साथ रिलेट कर पाए, वो ऐसी होनी चाहिए. नर्स शुड शो इमोशनल मेच्योरिटी, जैसे कि अफेक्शन या लव, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम और भी कई चीज़ें. फिजिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग नर्स शुड हैव नॉलेज, एबिलिटी एंड स्किल्स टू गाइड एंड असिस्ट अदर्स इन कैरिंग आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़. नर्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हाउ टू कीप वेल एंड इम्प्रूव हेल्थ. तो फिजिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग नर्स को प्रॉपर पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स पता होनी चाहिए कि किस तरह से दूसरों को गाइड किया जाए ताकि वो अपनी डेली लाइफ की फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकें. और नर्स को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से सही हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है और हेल्थ को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है. Nurse is a social being who passes her life in the society in relation to which she has privilege and obligations. Nursing is a support of individual, family and society. It depends upon art and science which forms the position, intellectual fitness and showing abilities of the individual nurse to help individuals debilitated or well to meet their well-being needs in a clinical way. Social aspect के according जो nursing है वो social culture से related होती है, ठीक है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारे को सोसाइटी इन्फ्लुएंस करेगी ही
करेगी। नर्स एक सोशल बीइंग है जिसको अपनी लाइफ जो है, अपना काम जो है सोसाइटी के रिलेशन के साथ ही करना पड़ता है और कुछ रूल्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके विदिन ही करना पड़ता है। नर्सिंग एक सपोर्ट होती है, इज़ अ सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी, जो कि आर्ट और साइंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ और एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि जेन्युइननेस। प्रोफेशनल नर्स शुड बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट इन थेरेप्यूटिक रिलेशन। शी मस्ट हैव कंक्रीट इन कम्युनिकेशंस विद द पेशेंट। तो जेन्युइननेस मतलब कि अपने आप को ऑनेस्टली प्रेजेंट करना, कोई भी फॉल्स चीज़ ना बताना। तो प्रोफेशनल नर्स का यही एक एस्पेक्ट भी है कि वो सिंसियर होनी चाहिए और ऑनेस्ट होनी चाहिए अपनी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप्स में। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट। Nursing is based on unconditional positive regard to the patients. Nurses' behavior towards the patient should not depend upon the patient's behavior. अब कई केसेस ऐसे होते हैं कि पेशेंट एग्रेसिव हो या पेशेंट जिस भी तरह से बिहेव कर रहा है, नर्स का ये रोल है कि उसको अपने बिहेवियर में रिस्पेक्ट इनकलकेट करके रखनी है। रिगार्डलेस कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा भी है, नर्स को अपना बिहेवियर पॉजिटिव ही रखना है विद रिगार्ड टू द पेशेंट्स। Next is concreteness. Communicating a message in a clear language using specific terms according to the patient's level of understanding is the vital aspect of nursing. तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल आता है concreteness का, क्योंकि नर्स जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेगी पेशेंट को या उसकी फैमिली मेम्बर्स को या किसी भी स्टाफ मेम्बर को, तो उसको एक कंक्रीट लैंग्वेज या एक क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। लिंग्विस्टिक बैरियर नहीं क्रिएट करना है और स्पेसिफिक टर्म्स जो उसके काम की है वही चीज़ बतानी है, अननेसेसरी नहीं बताना है। Immediacy. Nurses encourage immediacy that involves sensitivity to the patient's feelings and a willingness to deal with these feelings rather than ignoring them. Focus on here and now. मतलब कि अगर कोई पेशेंट जिसको उसकी नीड है, अगर वो बहुत ज़्यादा सैड है, अपनी स्टोरी उसको सुनाना चाहता है, तो नर्स का रोल यही है कि अगर शी इज़ फ्री, मतलब हो सकता है कि इमरजेंसी केस उसके पास, तो शी कैन टेल हिम और हर कि आई विल बी बैक, आई विल लिसन टू यू। जब मैं वहाँ से फ्री होके आती हूँ तो मैं मतलब मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मैं आपकी बातें सुनूंगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर नर्स के पास कोई ऐसा खास वर्कलोड नहीं है और आप उनकी पेशेंट की बात को इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो इमीडिएसी इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट इज एडवोकेसी। नर्स प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पेशेंट्स। तो क्योंकि नर्स एक एडवोकेट का काम करती है अपने पेशेंट के लिए, उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट कम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग एक आर्ट और साइंस है प्रोफेशनल केयरिंग की, जिसकी हेल्प से ही नर्सिंग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। ठीक है, अ प्रोफेशनल नर्स परफॉर्म्स देयर रोल एंड प्रैक्टिस अंडर एथिकल फ्रेमवर्क दैट इनकॉर्पोरेट्स मॉरल कॉन्सेप्ट्स, प्रोफेशनल एथिक्स, लॉ एंड रिस्पेक्ट्स डाइवर्स वैल्यूज एंड बिलीव्स। कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं नर्सिंग के, जैसे कि अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस। हमने अभी फिलोसफी के बारे में देखा, फिलोसफी ऑफ नर्सिंग के बारे में देखा, तो इन प्रिंसिपल्स को जब नर्सिंग इंटरवेंशंस में अप्लाई किया जाता है तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है नर्सिंग का। अप्लाई साइंटिफिक नॉलेज from nursing, natural sciences and general education courses as a source of for making decisions in nursing. जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज नर्स को एक्वायर्ड है उसको अप्लाई करना ताकि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो सके इन नर्सिंग। यूज द नर्सिंग प्रोसेस टू आइडेंटिफाई हेल्थ पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज एंड टू मीट द हेल्थ नीड्स। जो भी नर्सिंग प्रोसेस है, जो भी हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम रहता है, जो प्रोसेस रहता है, उसको यूज़ करके किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल की हेल्थ का पोटेंशियल जाना जा सकता है ताकि हम उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, उनके बेसिक हेल्थ नीड्स पूरी कर सकें। प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव नर्सिंग केयर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये हम पीछे भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है नर्सिंग का। यूज़ कम्युनिटी रिसोर्सेज। जो भी आपके पास उस टाइम अवेलेबल है, आपका काम यही है कि जितना आपके पास है उससे बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर दी जाए, तो यूज़ कम्युनिटी रिसोर्सेज। डेमॉन्स्ट्रेट यूटिलाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो भी हमारे पास नॉलेज है, जो भी हमारे पास नॉलेज एक्वायर्ड है, उसको यूटिलाइज करना, यूज़ करना, उसको इंटीग्रेट करना और उसको एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करना आना चाहिए। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है नर्सिंग का। एज्यूम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजंस मेड एंड एक्शंस टेकन रिलेटेड टू नर्सिंग इंटरवेंशंस। देयर आर सम केसेस जब हम नर्सेस को ही कई डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं, तो वो भी वाइजली लेना और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझना, जो भी हमने डिसीजन लिए हैं या एक्शंस लिए हैं फॉर नर्सिंग related to the nursing intervention. Use information and communication technologies to care for the patient and to enhance one's own professional knowledge. जो भी हमने communication skills या information आज तक सीखी हैं, वो patient के साथ हमको apply करनी है, use करनी है, ताकि हम अपनी professional knowledge को enhance कर सकें। अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि हाइपोथेसिस लगवाना टू इम्प्रूव द नर्सिंग प्रैक्टिस।
Next is employ appropriate actions to enhance personal and professional growth in order to cope with changes with the healthcare system. Healthcare system टाइमली चेंज करता ही रहता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जैसे कि हमने देखा ही नर्सिंग तो अपने इसी चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को एनहांस करने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है नर्सिंग का. इवैल्यूएट थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस. जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस एक्सेप्टेड है उसके अकॉर्डिंग थेरापेटिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है नर्सिंग का. डेवलप गोल्स. जो भी हम पेशेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, जो भी हमारा मेन गोल है कि हमको उसकी रिकवरी इस तरह से करवानी है, तो हमको गोल्स डेवलप करने हैं. दैट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग. नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस. तो नर्सिंग एक आर्ट साइंस है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, जहाँ पे नर्स जो है अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करती हैं ताकि वो प्रिवेंट, प्रमोट और रिस्टोर कर सके हेल्थ को. तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि रिस्पेक्ट्स द डाइवर्सिटी. नर्स का मेन रोल है, नर्सिंग प्रैक्टिस का मेन रोल है कि वो इंडिविजुअलाइजेशन देखती है ताकि जो भी पेशेंट है उसको एज एन इंडिविजुअल कंसिडर किया जाए और उसकी जो भी यूनिक नीड्स हैं, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी अपनी अलग नीड होगी, ठीक है. तो पेशेंट, फैमिली या ग्रुप ऑफ या कम्युनिटी की जो भी नीड है उसको फुलफिल किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए उसकी डाइवर्सिटी को, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन. नर्सेज इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन. ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि नर्सेज को इंडिपेंडेंटली तो वो काम करती हैं बट उनको कोलैबोरेट करना पड़ता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इन द हेल्थ केयर टीम, ठीक है. तो इस तरह से द नर्सेज इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन विद द हेल्थ केयर टीम एंड एड्रेस द नीड्स ऑफ द पेशेंट्स एंड अचीव द गोल्स टू डिलीवर द क्वालिटी हेल्थ केयर. Next is caring. Professional nursing promotes healing in such a way that builds a relationship between nurse and patient. हमारी IPR मेंटेन की जाती है. प्रोफेशनल नर्सिंग की इसके ऊपर बेस्ड है कि हमारा IPR कितना अच्छा है. केयरिंग फॉर इंडिविजुअल, फैमिली एंड पॉपुलेशन इज द की फोकस ऑफ नर्सिंग, क्योंकि हमारा मेन फोकस इज केयरिंग. केयरिंग इज सेंट्रल टू द नर्सिंग प्रैक्टिस. तो हमारा जो भी मोटिव हो वो केयर के अराउंड ही होना चाहिए, यही हमारा मेन मोटिव है. नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच. नर्स का जो भी नर्सिंग का प्रोसेस होता है वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच लेके चलता है. नर्स अपनी थिंकिंग स्किल्स और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से ही डायग्नोसिस करती हैं. जो भी उनको सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं उनको ऑब्जेक्टिफाई करती है और एक प्लान बनाती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है और केयर को इवैल्यूएट करती है कि क्या उस पेशेंट के लिए सही है और क्या सही नहीं है, ठीक है. क्रिटिकल थिंकिंग अपनी यूज़ करती है ताकि नर्सिंग प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट हो सके. हीलिंग एनवायरनमेंट. Nursing practice is a strong link between the professional work and environment to provide optimal level of healthcare services and to achieve optimal outcomes. तो nurse का ही रोल है एक healing environment provide करना. Next is continuum of care. Professional nurse provides hospital और community based specialized care to the patients experiencing health problems. ठीक है, तो हमारा यही मेन रोल है कि पेशेंट का जो भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उनको एक स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाए. दैट इज continuum ऑफ केयर. थेरापेटिक कम्युनिकेशन. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया जाता है ताकि उनकी इस तरह से इंटरेक्ट किया जाए, उनसे इस तरह से कम्युनिकेट किया जाए ताकि एक थेरेपी क्रिएट हो सके, ताकि उनकी जो फिजिकल या इमोशनल वेलबींग है वो एडवांस हो सके, वो बेटर हो सके. तो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की वजह से होता क्या है, जो पेशेंट है वो कई चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है और जो नर्स है वो उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाती है कि पेशेंट की मेंटल या फिजिकल हेल्थ क्या कहना चाह रही है. थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एक बैकबोन है नर्सिंग के लिए. Physical and biological interventions. Nursing involves delivering or assisting in various physical and biological interventions such as medication, surgery and direct physical care of the patients having illness. तो nurses का काम क्या होता है, physicians को assist करना, medications वगैरह जो भी ये काम होते हैं ये किसकी assistment में होते हैं, nurses के assistment में. तो physical and biological interventions में भी nurses are involved in delivering these kind of things. साइकोसोशल इंटरवेंशंस में साइकोसोशल इंटरवेंशंस आर इंक्रीजिंगली यूज्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, जिसके अंदर साइकोथेरेपी इंटरवेंशंस यूज़ किए जाते हैं जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, माइलियोथेरेपी एंड साइकोडायनामिक अप्रोचेस. दीज इंटरवेंशंस आर यूज्ड बाय द नर्सेज टू ब्रॉड द रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेंटली बहुत तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, माइंड में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. तो इन सब से डील करने के लिए जो नर्स है वो एक प्रॉपर अप्रोच यूज़ करती है ताकि जो ये इंटरवेंशंस यूज़ करी जाए नर्स जब ये यूज़ करती है तो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी रेंज ब्रॉड की जा सकती है. स्पिरिचुअल इंटरवेंशंस में हमने यही देखा था कि ताकि एक सेंस ऑफ मीनिंग, पर्पस और होप क्रिएट किया जाता है ताकि जो पर्सन है वो अपने करंट लाइफ एक्सपीरियंसेस से डील कर सके, कोप अप कर सके और उसका फेथ बढ़े गॉड में और वो प्रेयर स्टैंड करे, जो भी मेडिटेशन कर सकता है वो करे ताकि उसकी जो फिजिकल या मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग हो सके.
Next is therapeutic relationship. तो fundamental elements of nursing care revolve around the interpersonal relations and interactions established between the nurses and patient. जो भी nursing care है वो IPR पे ही बेस्ड है, ठीक है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमको केयर प्रोवाइड करनी है, और जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है वो काइंड ऑफ बैकबोन ऑफ नर्सिंग है, ठीक है। तो हमको एक थेरापेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, मतलब हमको अपना कम्युनिकेशन इस तरह का रखना पड़ता है कि नर्स जो है वो काइंड ऑफ थेरेपी प्रोवाइड करे पेशेंट को इन अ पॉजिटिव वे, कि पेशेंट को लगे कि येस ही इज़ रिकवरिंग इन अ बेटर वे। Empathetic nursing is the core of nursing, where nurses try to understand the patient's perspective. Empathy reinforces a positive psychological and enhances patient's sense of importance. Empathetic nursing में क्या होता है, nurses पेशेंट की साइड ऑफ स्टोरी सुनती हैं जिससे कि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो सिंपैथी ना शो करते हुए एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करती हैं, उनको एक पॉजिटिव काउंसलिंग प्रोवाइड करती हैं पेशेंट्स को, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो जल्दी रिकवर हो सके, ठीक है। Next is supportive care. Successful therapeutic relationships between nurses and patient need to have positive support. Minor activities such as sitting with the patients, reading the newspaper together can improve the quality of support provided. Therapeutic touch is intended to comfort and console patients. कई बार ऐसा होता है कि नर्सेस को कंसोल करने के लिए या उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए थेरेपेटिक टच भी यूज़ करना पड़ता है, बट मोस्टली क्या होता है कि उनके पास पेशेंट के पास बैठने से, उनके साथ थोड़ी बात करने से, उनके साथ कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी करने की हेल्प से एक सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाती है नर्स के द्वारा। Legal and ethical parameters. Professional nursing care takes place in legal and ethical boundaries. Nurses must have clear sense of professional ethics, one's own values that helps them to be honest and committed nursing professional. तो जो नर्सिंग एक प्रोफेशन है वो लीगल और एथिकल बाउंड्रीज के बीच में बेस्ड है। हम IPR तो मेंटेन रखती हैं, बट विद इन सम बाउंड्रीज, कुछ लिमिट्स होती हैं उसकी भी। तो जो नर्सिंग प्रैक्टिस है वो लीगल और एथिकल बाउंड्रीज के विद इन होती है। नर्सिस के पास क्लियर सेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स होता है, कुछ रूल्स के अंदर वो अबाइडेड होती हैं, जो कि एक एस्पेक्ट है नर्सिंग का ही। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। तो जो स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेंज ऑफ रोल्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्टिविटीज़ विच रजिस्टर्ड नर्सेज आर एजुकेटेड एंड ऑथराइज टू परफॉर्म। जो भी प्रैक्टिस है या जो भी रेंज ऑफ रोल्स, फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो सिर्फ रजिस्टर्ड नर्सेज जो एजुकेटेड होती हैं और ऑथराइज होती हैं परफॉर्म करने के लिए, वही सब स्कोप ऑफ नर्सिंग के अंदर आता है। ब्रॉड स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स ऑल द रोल्स ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय the nurses to address the full range of human experiences and responses to the healthcare and illness. This includes, अब जो भी स्कोप है उसके अंदर दो मेन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस। सेकेंडली हेल्थ रिस्टोरेशन, रिहैबिलिटेशन एंड पैलिएशन. Nursing practice is directed towards the goal of assisting patients to achieve and maintain optimal health in order to maximize quality of life across the lifespan. तो नर्सिंग प्रैक्टिस का गोल क्या है, पेशेंट्स को असिस्ट करना ताकि वो अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को दोबारा से वापस पा लें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ कर अपने लाइफ स्पैन को सुधार लें। पेशेंट इज़ डिफाइंड एज एन इंडिविजुअली, हमने देख लिया है कि पेशेंट क्या है। नर्सिंग प्रैक्टिस इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू द फॉलोइंग। तो इसमें सबसे पहले आता है एडवोकेटिंग। क्वालिटी हेल्थ सिस्टम क्रिएट करने से, ठीक है, जितने भी हम फंडामेंटल राइट्स हैं पेशेंट की, अगर हम उसके साथ में अबाइड करते हैं तो हम एक काइंड ऑफ एडवोकेट का काम करते हैं। तो नर्सिंग स्किल में सबसे पहले स्किल आती है एडवोकेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्किल आती है यूटिलाइजेशन ऑफ नर्सिंग नॉलेज। जो भी हमने BSc नर्सिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जितनी भी हम साइंटिफिक नॉलेज गेन करते हैं उसको अपनी रियल लाइफ में पेशेंट के साथ अप्लाई करना। जो भी नॉलेज हमारे पास है उसको अप्लाई करना, क्रिटिकली सोचना, अपनी जजमेंट प्रॉपर वाइजली लेना और अपनी स्किल्स को भी प्रॉपर रखना। तो यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज भी एक नर्सिंग स्किल ही है। यूज़ ऑफ नर्सिंग थ्योरीज एंड मॉडल्स। जो भी हिस्ट्री पढ़ने का क्या मोटिव है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है कि पीछे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जो भी थ्योरीज और मॉडल्स होते हैं नर्सेस के, उनको यूज़ करना। इट इज़ यूज टू डिफाइन एन ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस एंड द नर्सिंग प्रोसेसेस टू कॉम्प्रिहेंसिवली असेस, डायग्नोस, प्लान, इम्प्लीमेंट, इवेलुएट एंड डॉक्यूमेंट पेशेंट केयर। एप्लीकेशन ऑफ मॉडल ऑफ नर्सिंग केयर डिलीवरी अडॉप्टेड विद इन द एजेंसी और प्रैक्टिस सेटिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम प्रॉपरली असेस कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं पेशेंट की केयर को, जब हम नर्सिंग थ्योरीज और मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो ये भी यूज़ ऑफ नर्सिंग थ्योरीज एंड मॉडल्स भी एक स्किल है नर्सिंग का। नेक्स्ट इज़ लीगल पैरामीटर्स।
क्योंकि जो नर्स है वो अबाइडेड है कुछ लॉज के अंडर, तो अधेरेंस टू रेलिवेंट लेजिस्लेशन, प्रोफेशनल गाइडलाइंस इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, तो ये भी एक स्किल है, लीगल पैरामीटर्स रखना भी एक स्किल है नर्सेस का। होलिस्टिक अप्रोच, अब नर्स सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे फोकस नहीं करती है, उसका मेन फोकस होता है टोटल कंप्लीट वेलबींग के ऊपर। मेंटल हेल्थ भी देखते हैं हम, सोशल हेल्थ भी देखते हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी देख रहे हैं हम, सारे एस्पेक्ट्स को मिला के एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच रखना भी एक स्किल है नर्सिंग की, क्योंकि उसमें हम बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ पेशेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं होलिस्टिकली, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट स्किल इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेशेंट। जब हम पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन तो दे ही रहे हैं, साथ ही में एक अच्छी IPR मेंटेन होती है, कम्युनिकेशन मेंटेन होती है, जिस वजह से कि एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है पेशेंट की, ठीक है। प्रमोशन ऑफ पेशेंट सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय एक्टिवली इन्वॉल्विंग द पेशेंट एज पार्टनर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ केयर। जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमको उसको बताना है, उसको इन्वॉल्व करना है इसमें कि अब मेरे को आपका BP लेना है तो प्लीज़ अपनी आर्म आगे करें, तो वो अपनी आर्म आगे करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से उनको इन्वॉल्व करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेशेंट इज ऑल्सो एन स्किल ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, यही कि नर्सेज जो हैं वो कोलैबोरेट करती हैं विद मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम एंड पार्टनरिंग विद डाइवर्स सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। एक हॉस्पिटल में बहुत तरह के लोग होते हैं, उनके साथ तो वो कोलैबोरेट कर ही रही होती है, साथ ही साथ अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ और अपनी बाकी के हेल्थ केयर टीम के साथ भी वो कोलैबोरेट करती है। तो कोलैबोरेशन भी एक स्किल है नर्सिंग की। तो ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग स्किल्स साइटेड, जो हमने पीछे अभी पढ़ी नहीं है, स्कोप और एरिया ऑफ नर्सिंग कैन बी स्टडीड एज एक्सपैंडेड और एक्सटेंडेड। एक्सपैंडेड रोल ऑफ नर्सिंग के अंदर क्या आता है, दैट मीन्स एंगेजमेंट ऑफ नर्सिंग रोल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नर्स, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम्ड बाय नर्स विद इन द फील्ड ऑफ प्रैक्टिस। देखो अब नर्सिंग की एक्सपैंडेड रोल्स में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि होम केयर नर्सिंग, इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग, स्कूल हेल्थ नर्सिंग, जेरियाट्रिक नर्सिंग, जेरियाट्रिक में हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन आ जाती है, इंडस्ट्रियल नर्सिंग एंड नर्स एडुकेटर, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। होम केयर नर्सिंग में क्या होता है, नर्सेज जो हैं होम केयर सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और घर पे प्रोवाइड करती हैं हेल्थ केयर कोई भी इंडिविजुअल कम्युनिटी को, ठीक है। तो उन हेल्थ केयर प्रोवाइड करना मतलब उनकी हेल्थ को एनहांस करना, उनकी सोशल वेलबींग को मेंटेन रखना। होम केयर सर्विसेज के अंदर हेल्थ को मेंटेन करना, हेल्थ को रिस्टोर करना और उनकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग को प्रमोट करना इंक्लूडेड होता है। फिर आती है इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग। एक नर्स जब वर्क करती है नर्सिंग होम या हॉस्पिटल के अंदर, तो वो एक इंस्टीट्यूशन में वर्क करिए, तो यही चीज़ इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग के अंदर आती है। तो वो डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करेगी और काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी पेशेंट को। इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग, जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग। नेक्स्ट इज स्कूल हेल्थ नर्सिंग। स्कूल हेल्थ नर्सेज, जैसे हर एक स्कूल में एक रूम होता है जहाँ पे फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है, जो भी हेल्थ केयर रूम होता है, तो वहाँ पे भी नर्सेज होती हैं। तो स्कूल हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो नर्सेज होती हैं दैट प्रोवाइड डायरेक्ट हेल्थ केयर टू स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ। तो वो क्या करती हैं, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करती हैं, हेल्थ को प्रमोट करती है, ट्रीटमेंट करती हैं कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स का, हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है और कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, ताकि एक काउंसलिंग का माहौल क्रिएट किया जा सके, अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट इज जेरियाट्रिक नर्सिंग। जेरियाट्रिक नर्सिंग के अंदर नर्सिंग जो है एल्डरली पीपल की केयर करती है और इनके ऐसी नर्सेज जो होती हैं ना वो ट्रेंड होती हैं, जो भी एडल्ट होते हैं, एज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ, उनकी जो भी डिजीज़ हैं उनके साथ किस तरह से डील करना है, और ज़्यादातर एम्फेसाइज क्या करती हैं, ऑन द प्रमोशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस, और इंडिपेंडेंस को भी प्रमोट करती हैं और सेल्फ केयर को भी प्रमोट करती हैं। इंडस्ट्रियल नर्सिंग के अंदर आता है एक ऑक्यूपेशनल जो नर्स होती है, दैट नीड्स टू बी a रजिस्टर्ड नर्स विद ग्रेट डील ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन डीलिंग विद सिक एंड इंजर्ड पीपल। इंडस्ट्रियल नर्सिंग के अंदर वही नर्स इन्वॉल्व होती है जिसके पास प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है और एक्सपर्ट होती है सिक पर्सनस के साथ या इंजर्ड पर्सनस के साथ डील करने में। नर्स के पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए जब भी वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग में हो, इंडस्ट्रियल हाइजीन होनी चाहिए, मतलब उसको प्रॉपरली अपने आप को बताना है कि शी इज़ फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब जो भी वो इंडस्ट्रियल नर्सिंग में कर रही है। दे आर स्किल्ड इन प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ इंजरी एंड डिजीज। शी आइडेंटिफाइज द नीड्स एंड प्लान्स इंटरवेंशंस, फॉर एग्जाम्पल modify working environment and systems of work or change working practices in order to reduce the risk of hazardous exposure, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्स एडुकेटर, जैसे कि हमारे टीचर्स हैं,
नर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑफ टीचिंग प्रोग्राम्स, एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड सुपरविजन ऑफ क्लिनिकल टीचिंग प्रोग्राम। जैसे अब हम भी बीइंग स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर प्लान लेके आते हैं, अपनी पीपीटीज या जो भी हमें बुक वर्क है हमको प्रोवाइड करते हैं, हमको बताते हैं, फिर अपने टीचिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर जब हमें चैप्टर फिनिश हो जाता है फिर हमारा टेस्ट लेते हैं, हमारा इवैल्यूएशन लेते हैं हमारी परफॉर्मेंस का, और सुपरविजन देते हैं जब भी हमें क्लिनिकल वर्क सिखाया जाएगा। और जब हम हॉस्पिटल्स में ड्यूटी देंगे तो वो हमें वहाँ पे सुपरवाइज करते हैं, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसको देखते हैं, हमें समझाते हैं कि कोई कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट। ये नर्सेज, इनको हम इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स भी बोलते हैं, जो कि कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस और अदर कंडीशंस करवाते हैं जो भी इन्वायरमेंट में चल रही होती हैं। नेक्स्ट इज़ रिहैबिलिटेशन नर्सेज। ये ऐसी नर्सेज होती हैं जो कि जैसे कोई पर्सन है वो अपनी जो भी उसको डिजीज़ था वो उससे रिकवर हो रहा है तो उसकी रिकवरी में हेल्प करती है, या कोई भी क्रॉनिकली इल पेशेंट है तो उसको अब वो अपनी डिजीज़ से धीरे धीरे करके नॉर्मल लाइफ में कैसे आएगा वो उसको असिस्ट करती हैं कि वो अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में वापस आए। कई बार होता है कि कोई पर्सन है उसके अब आर्म एम्प्यूटेट कर दिया है तो अब उसके लिए नॉर्मल लाइफ में वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस चीज़ में केयर प्रोवाइड करना और उसको किस तरह से नॉर्मलाइज्ड लाइफ में वापस लाना है, तो ये सारा काम होता है रिहैबिलिटेशन नर्सेज का। रिहैबिलिटेशन नर्सेज कैन वर्क इन एनी इन पेशेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, आउट पेशेंट सेंटर एंड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ एंड इन प्राइवेट प्रैक्टिस। मिलिट्री नर्सिंग जो है वो प्रमोट करती है हेल्थ को और बेसिक हेल्थ केयर नीड्स को जो भी मिलिट्री पर्सोनल्स, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग का काम, नर्सिस का काम क्या होता है मिलिट्री एरिया में, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम्स या डिजीजेस आते हैं तो उनमें हेल्थ केयर को प्रमोट करना। मिलिट्री नर्सेज आर द पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, सो नर्सेज बिकम कमीशन्ड ऑफिसर्स, और इस क्योंकि वो आर्मी का पार्ट है तो वो प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं, उनको लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है, और अगर वो प्रमोट होती है तो हाईएस्ट रैंक उनको मेजर जनरल का भी मिल जाता है। नेक्स्ट इज डिज़ास्टर नर्सिंग। डिज़ास्टर नर्सिंग के अंदर हमारे पास आती हैं वो नर्सेज जो कि कहीं पे डिज़ास्टर आ गया है, कोई भी नेचुरल या मैनमेड इवेंट्स आ गए जो कि कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे केयर प्रोवाइड करती हैं, फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड करती हैं, विक्टिम्स को फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से निकलने में हेल्प करती हैं। नर्स रिसर्चर्स, जैसे कि हम भी अब 4th ईयर में रिसर्चिंग का काम करेंगे तो हम नर्स रिसर्चर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। नर्स विद एन एडवांस डिग्री हु कंडक्ट्स रिसर्च रेलिवेंट टू डेफिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। नर्स रिसर्चर का काम होता है अपनी फील्ड में प्रॉपर रिसर्च करना, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पर रिसर्च करना, ठीक है, तो वो नर्स रिसर्चर होती है। नर्स एंटरप्रेन्योर, नर्स जब एक एडवांस डिग्री ले लेती है जिसको क्लिनिक या हेल्थ रिलेटेड बिजनेस मैनेज करना आता है, रिसर्च भी करनी आती है, एजुकेशन देनी भी आती है, और अपनी सर्विसेज को किस तरह से इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एजेंसीज और बिजनेस में एम्प्लॉय करना है, तो वो एक काइंड ऑफ एडवाइजर या कंसल्टेंट का काम करती है, तो वो एक काइंड ऑफ अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेती है और एंटरप्रेन्योर बन जाती है, इसलिए नर्स एंटरप्रेन्योर। अभी तक हमने जो भी ये रोल्स पढ़े दीज आर अंडर द एक्सपैंडेड रोल्स। अब हम देखेंगे कुछ एक्सटेंडेड रोल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एक्सटेंडेड रोल्स ऑफ नर्सेज इंक्लूड सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेटिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर, psychiatric nurse practitioner, adult nurse practitioner, pediatric nurse practitioner, nurse midwife practitioner, oncology nurse practitioner, nurse informatics specialist and रजिस्टर नर्स लॉयर। तो अब हम इसके अंदर भी देखते हैं कि किस किस तरह से नर्स के क्या क्या एक्सटेंडेड रोल्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेटिस्ट, जिसको हम CRNA भी बोलते हैं। ये वो होती है नर्स जो कि एक एनेस्थीसियोलॉजी में अपना कोर्स ऑफ स्टडी कंप्लीट करती है, जिसको असेसमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन पता होता है इसके रिगार्डिंग, और प्रॉपर इसको जनरल एनेस्थीसिया के बारे में नॉलेज होती है, और वो असिस्ट करती है सर्जरी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फिजिशियन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नर्स प्रैक्टिशनर। ये प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होती हैं जो कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज्यूम करती हैं ताकि वो जो भी पेशेंट है उसकी हेल्थ केयर नीड्स को फुलफ़िल कर सके इन अ ग्रुप और इन अ कम्युनिटी। साइकेट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर वो होती है जो कि एक रजिस्टर्ड नर्स है जिसके पास एडिशनल एजुकेशन है, यानी कि उसने BSc तो कर ही रखी है, साथ ही साथ उसने मास्टर्स ऑफ नर्सिंग डिग्री भी कर रखी है, तो ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है इनके पास थेरेपीज़ में, बिल्डिंग थेरेपेटिक रिलेशनशिप्स में, और साइकेट्रिक मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करने में भी ये स्पेशलाइज्ड होती हैं, और इनको एक टाइम पीरियड मतलब फुलफ़िल करना पड़ता है क्लिनिकल प्रैक्टिस का, जब तक वो एलिजिबल कंसिडर की जाती हैं फॉर द स्पेशलिस्ट इन एडल्ट और चाइल्ड मेंटल हेल्थ।
नेक्स्ट इज एडल्ट नर्स प्रैक्टिशनर। एडल्ट नर्स प्रैक्टिशनर एक नर्स प्रैक्टिशनर होता है जो कि डायग्नोसिस करता है या ट्रीटमेंट देता है स्पेसिफिक टू एडल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर। पीडियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर जो होता है एक ऐसी रजिस्टर्ड नर्स होती है जो कि पीडियाट्रिक्स की प्रॉपर ट्रेनिंग और उनको प्रोवाइड केयर कैसे प्रोवाइड करनी है इन्फेंट्स को, चिल्ड्रंस को और एडोलेसेंट्स को, उसमें स्पेशलाइज्ड होती है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन करती है, डायग्नोसिस करती है इंजरीज़ का, और जो भी कॉमन इलनेस है उनको किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, थेरेपीज़ देनी है, मेडिकेशन देना है, उसके रिगार्डिंग काम करती है। नर्स मिडवाइफ प्रैक्टिशनर, ये वो नर्सेज होती है जिनके पास लाइसेंस तो होता ही है, एडवांस एजुकेशन भी होती है और क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है मिडवाइफरी में, ठीक है। तो ये पोस्ट नेटल मैनेजमेंट कर सकती हैं और प्रोवाइड्स क्वालिटी मैटरनल एंड न्यू बॉर्न सर्विसेज इन द हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट इज़ ऑन्कोलॉजी नर्स प्रैक्टिशनर। ऑन्कोलॉजी नर्सेज जो हैं वो कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पेशलाइज होती हैं जो कि क्रॉनिकली इल होते हैं मोस्टली। ऑन्कोलॉजी नर्स जो है कैंसर पेशेंट्स के फिजिकल कंडीशन को मतलब मॉनिटर करके रखती है, उनको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करती है और उनके अंदर किस तरह से सिम्टम्स को कम किया जा सके, किस तरह से उसको मैनेज किया जा सके, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाती है। नर्स इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट, ये वो नर्सेज होती हैं जो अपनी सारी नॉलेज को कंबाइन करती हैं और उनके पास कंप्यूटर साइंस की भी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। तो ये डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन का काम करती हैं। यानी इनका काम होता है कि बेसिकली ये कंप्यूटिंग का काम करती हैं जितना भी काम होता है। और इवन ये कई सेक्टर जैसे कि इंश्योरेंस में काम करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ में, हॉस्पिटल्स में और कंसल्टिंग फर्म्स में भी काम करती हैं। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड नर्स लॉयर। एक लीगल नर्स कंसल्टेंट होती है जिसके पास लाइसेंस होता है, ठीक है, जो कि क्रिटिकल एनालिसिस करती है नर्सिंग प्रैक्टिस का, हेल्थ केयर फैक्ट्स का और इश्यूज और उनके आउटकम्स का, ठीक है। कंज्यूमर्स ऑफ हेल्थ केयर एंड लीगल सर्विसेज एंड अदर्स एज अप्रोप्रिएट। जो भी रजिस्टर्ड नर्स लॉयर होती है वो लॉयर का काम करती है, उसके पास लाइसेंस होता है और लॉयर का ही काम करना उसका मेन मोटिव होता है। अभी तक हमने जो भी रोल्स पढ़े थे, एक्सपैंडेड और एक्सटेंडेड रोल्स, उसको कई चीज़ें अफेक्ट करती हैं। स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर कई चीज़ें अफेक्ट करने के पहला फैक्टर आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब किसी नर्स ने बीएससी की है तो वो किसी लेवल पे होगी, अब किसी नर्स ने एमएससी कर रखी है, उसने सुपर स्पेशलिटी भी गेन कर रखी है, तो वो अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं सबकी। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रैक्टिस एज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर नर्सेज मस्ट हैव डॉक्टरेट डिग्री इन नर्सिंग। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स बने हुए हैं कि ये चीज़ होगी तभी आप ये कंसिडर किए जा सकते हो, आपको ये रोल तभी मिल सकता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। कई बार क्या होता है, कुछ नर्सेज होती हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, बट कई जगह पे एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। जैसे कि बीएससी करने के बाद जब हम एमएससी करनी होती है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होता है इन दैट एरिया। लीगल एंड एथिकल पैरामीटर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ फैक्टर हैं जो कि स्कोप ऑफ नर्सिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि कंट्री के अलग अलग लॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल, नर्सेज जो हैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर की तरह काम कर सकती है यूएसए में, मतलब एक काइंड ऑफ वो डॉक्टर का ही काम कर रही होती है, मेडिसिन भी खुद से ही प्रिस्क्राइब कर देती है। बट इंडिया में ये परमिटेड नहीं है क्योंकि इंडिया का लॉ ही नहीं ये परमिट करता। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन के पास कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि उनको किस तरह से अपना प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट रखना है। हर नर्स को इस अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है, इन कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर इज अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। अकाउंटेबिलिटी मतलब और ऑटोनॉमी का मतलब होता है जो भी आप नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप खुद डिसीजन भी ले सकते हो। कई केसेस में नर्सेज फंक्शन एज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, जैसे कि यूएसए में हमने पीछे एग्जांपल देखी थी। ऑल्सो ऑटोनॉमी कि जो भी आप काम कर रहे हो कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो और आप अपने डिसीजंस जो लो वाइजली लोगे। नेक्स्ट इज इश्यूज एंड चैलेंजेस। इश्यूज और चैलेंजेस भी एक फैक्टर हैं जो स्कोप ऑफ नर्सिंग को अफेक्ट करते हैं। इश्यूज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या मैन पावर, कम्युनिटी अवेयरनेस, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि फंक्शंस जो रोल ऑफ और फंक्शंस ऑफ नर्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रैक्टिस ट्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जैसे कि इंटीग्रेटेड एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज, होलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ केयर, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये सारे जो भी प्रैक्टिस ट्रेंड्स हैं ये ब्रॉड करते हैं हमारे नर्सेज के रोल्स को। प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ केयर। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर जो नर्स है उसको एक स्टैंडर्ड, उसका एक स्टैंडर्ड होता है और क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करना उसका फंक्शन होता है, जिससे कि these standards identify the competency requirements for a nurse to practice and guide them to function according to the expected norms। तो इसी की हेल्प से जो नर्स है उसको गाइडेंस मिलती है कि उसको अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। नेक्स्ट फैक्टर इज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नर्स।
जैसे कि हमारा खुद का इंटरेस्ट, हमारी खुद की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, हमारा इमोशनल वेलबींग, वैल्यूज़, ये सारे कई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उनके रोल्स, नर्सेज के खुद के रोल्स और फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फंक्शन ऑफ नर्स, जिसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक आता है केयर गिवर। नर्स का मेन मोटिव क्या है? प्रोवाइडिंग केयर, और इसी के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करती हैं। दे प्रोवाइड डायरेक्ट केयर एंड कंसर्न टुवर्ड्स द पेशेंट वेलफेयर। सेकंड क्या फंक्शन है काउंसलर का? नर्स का काम है पेशेंट के कंडीशन को रिकग्नाइज करना और उसको किस तरह से अपनी डिजीज़ के साथ कोप अप करवाना है, अपनी इलनेस के साथ कोप अप करवाना है। तो नर्स एक काउंसलर का काम करती है बाय एस्टैब्लिशिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिससे कि जो पेशेंट है उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है, इमोशनली वे में, इंटेलेक्चुअल वे में और साइकोलॉजिकल वे में। क्लिनिकल एंड एथिकल डिसीजन मेकर, जो नर्स हैं वो एक डिसीजन मेकर हैं, वाइज डिसीजंस लेती हैं, जजमेंटल नहीं होती हैं, ठीक है, एंड वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली। मेन फोकस क्या है कि ऐसे डिसीजंस लेना जो कि हमारे क्लाइंट या हमारे पेशेंट के हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर देखें दैट वुड बी बेनिफिशियल, तो वही डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट इज क्लिनिकल एडवोकेट, जो नर्स है वो एक एडवोकेट का काम करती है, लॉयर का काम करती है, क्योंकि वो पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और कंसर्न प्रोवाइड करती है। अगर कई कई केसेस में अगर उसको लग रहा है कि पेशेंट के साथ सही नहीं हो रहा है तो शी कैन एक्ट एज एन एडवोकेट। नेक्स्ट कम्स केस मैनेजर। तो जो नर्स होती है वो प्रॉपरली प्लान करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, स्टाफ को मैनेज करती है, एक्टिविटीज़ को स्क्रीन करती है, मतलब प्रॉपर सारा कुछ प्लान और ऑर्गेनाइज करना जो होता है नर्स का ही काम होता है, इसलिए शी इज़ अ केस मैनेजर। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है हर पेशेंट का वो भी उसी का ही रोल होता है। नेक्स्ट इज़ अ कम्फोर्टर या सपोर्टर, जो नर्सेज हैं वो कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं पेशेंट को और उसकी फैमिली को जब भी उनको नीडेड हो, जब भी पीरियड ऑफ केयर उनको रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट इज़ रिहैबिलिटेशन। तो अभी हमने ये बात की ही थी कि जब कोई रिकवरी का टाइम चल रहा होता है तो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है वो नर्स ही प्रोवाइड करती है, तो ये भी नर्स का एक बहुत बड़ा रोल है इन द रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स। उसको किस तरह से वो इलनेस से अभी रिसेंटली रिकवर हुआ है उसको किस तरह से नॉर्मलाइज लाइफ में वापस लेके आना है, तो ये भी नर्स का ही काम होता है, फंक्शन है उसका। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटर। नर्स का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, और ये सपोर्ट नॉन वर्बल या वर्बल कम्युनिकेशन से प्रोवाइड की जा सकती है, तो कम्युनिकेटर का भी वो काम करती है टू सपोर्ट द पीपल इन द कम्युनिटी और द पेशेंट्स। नेक्स्ट इज टीचर। नर्सेज बहुत ज़्यादा उनको साइंटिफिक नॉलेज होती है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को आगे स्प्रेड करती हैं, पेशेंट को बताती हैं, ताकि पेशेंट को भी समझ आए कि एक्चुअली में उसके साथ जो प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं, तो उसको भी नॉलेज प्रोवाइड करती है टेक्निकल स्किल्स की हेल्प से। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट इज़ ऑल्सो स्किल ऑफ द नर्स। नेक्स्ट इज रिसर्चर। नर्स जो है बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होती हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व होती हैं, तो वो एक रिसर्चर का भी काम करती हैं। लीडर। नर्स जो है एक लीडर का काम करती है, ठीक है। एज ए लीडर नर्स परफॉर्म्स द डेलीगेशन वर्क टू सपोर्टिंग स्टाफ एंड वर्क फोर्स फैसिलिटीज़, बजटरी ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग अ नर्सिंग यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है, नर्स सुपरिंटेंडेंट्स की जैसे बात कर ले तो उनके अंडर काफ़ी सारी नर्सेज वर्क कर रही होती है, तो वो उनको लीड करती है कि उनको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम नहीं करना, तो वो एक लीडर का भी काम करती है, तो दैट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ नर्स। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं नर्स की, जैसे सेफ्टी प्रोवाइड करना पेशेंट्स को, रिस्क फैक्टर्स को असेस करना, फिजिकल और बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस को प्रोवाइड करना, ठीक है, उनकी फिजिकल हेल्थ और बायोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करना, काउंसलिंग प्रोवाइड करना, केस मैनेज करना, डिस्चार्ज या रेफर करने का काम भी नर्स ही करती है, पेशेंट को असेस करना, उससे हिस्ट्री लेना, उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिन करना, जितने भी असेसमेंट्स है वो सारी नर्स लेती है। चाइल्ड वार्ड के अंदर भी नर्स का काम होता है कि प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, सेफ और थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, टीच लिविंग एंड सोशल अडेप्टिव स्किल्स टू द चिल्ड्रन, ठीक है। होम सेटिंग के अंदर भी जब होम केयर नर्सिंग होती है तो उसके अंदर नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मेडिकेशन, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, सिम्टम मैनेज कैसे करने हैं वो बताया जाता है, पेशेंट की कॉम्प्लायंस को इवैल्यूएट किया जाता है, और भी कई चीज़ें की जाती हैं होम सेटिंग्स के अंदर, वो भी एक नर्स का फंक्शन है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर जो नर्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे कि वो एपिडेमियोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करती है रिस्क पॉपुलेशन के अंदर, मॉर्बिडिटी के अंदर, ठीक है, होम विजिटिंग एंड फॉलो अप केयर प्रोवाइड करती है कम्युनिटी के अंदर, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करती है, ऐसे प्रोग्राम्स करवाती है, ऐसे कंडक्ट करती है जो कि हेल्थ लिटरेसी को इंक्रीज़ करें, ठीक है।
तो इस तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में फंक्शन है नर्स का। हॉस्पिटल केयर सेंटर्स में हमने देख ही लिया कि किस तरह से क्रॉनिक या टर्मिनली इल इंडिविजुअल्स को वापस से रिहैबिलिटेट करवाना है। इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, सुसाइड प्रिवेंटिव मेजर्स जो होती हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन होती है, उसकी हेल्प से ये भी एक फंक्शन है नर्सेज का। डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है वल्नरेबल पीपल को, एंड जेरियाट्रिक पॉपुलेशन की प्रॉपर केयर रखती है, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा रोल्स हैं नर्सेज के, उनमें से हम कोई भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द नर्स, जो कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पीछे, फिर भी कुछ पॉइंट्स है जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रखनी चाहिए, क्योंकि हम थेरेपेटिक केयर तभी प्रोवाइड कर सकते हैं, आईपीआई तभी मेंटेन कर सकते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, अपने इमोशंस को साइड पे रख के पेशेंट की इमोशंस को समझना। एम्पैथी, मतलब कि सिंपैथी नहीं देनी है, एम्पैथेटिक बिहेवियर, एम्पैथेटिक अप्रोच रखनी है, और उनकी हेल्थ को रिस्टोर करने में आगे वर्क करना है, हेल्थ के प्रोवाइड करनी है। एम्पैथेटिक प्लान रखना चाहिए, ताकि जो भी पेन और सफरिंग है पेशेंट की, उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया जा सके। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एक नर्स में, ताकि वो किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सके। उसको ज़्यादा देर काम करना है तो वो उस तरह भी अपने आप को अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड्योरेंस, नर्स को प्रॉपर अपना फिजिकल एंड्योरेंस रखना चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, अपने अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी रह सके, अपने आप को टॉलरेट कर सके उतने टाइम के लिए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो कई बार बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें नर्सेज की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएँ और सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट इज क्विक रिस्पॉन्स, नर्सेस का जो मेन फीचर है कि वो उनको क्विक रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्योंकि उनका काम, अगर वो ज़रा सा भी काम में लेट हो सकती हैं, तो हम एक पेशेंट की केयर कर रहे हैं, उनकी जान हमारे पे ही बेस्ड है, हम ही उनकी टेक केयर कर रहे हैं, तो क्विक रिस्पॉन्स से ही हम उनकी प्रॉपर एफिशिएंट केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिस्पेक्ट, नर्स को सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पेशेंट जैसा मर्जी रिएक्ट करे, बट हमें अपनी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट प्रॉपर रखनी चाहिए, हमें अपनी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इसी तरह से रखनी चाहिए कि पेशेंट चाहे एग्रेसिव भी हो जाए, स्टिल हमको अपना कोड ऑफ कंडक्ट सही रखना है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, नर्सेज जो है अपने इक्विपमेंट्स और सप्लाईज़ की प्रॉपर केयर करें, क्योंकि जो वो सप्लाईज़ यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करना उनको आना चाहिए। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक फैमिली का जो पर्सन है वो बीमार है, अब उस फैमिली ने उस पर्सन को एक नर्स को सौंप दिया गया है कि वही रिस्पॉन्सिबल है उसकी टेक केयर के लिए, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स के पास। नेक्स्ट कम्स ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हो रही है तो वो भी बताओ, अगर इंप्रूव नहीं हो रही है तो वो भी बताओ, गलत नहीं बताना है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, तो हमको डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, जो भी हमको बोला जा रहा है वो हमको करना है, ठीक है। जैसा भी हमको फिजिशियन बोल के गया है कि आपको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, आपको ये चीज़ करनी है, तो हमको करना ही करना है। हाँ, अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग तो लेनी है कि अगर ये चीज़ सही नहीं है तो वहाँ पे बोलना है, बट अगर जो चीज़ बोली जा रही है जो कोई करेक्ट है, बेनिफिशियल है फॉर द पेशेंट, वो करना है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव एंड कंसिडरेट, जो नर्स है वो कोऑपरेटिव होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कोऑपरेशन के अंदर ही काम करना पड़ता है, बहुत सारे हेल्थ केयर टीम के साथ वो काम करती है, और उसको कंसिडरेट होना चाहिए हर एक की, हर पेशेंट की, डॉक्टर की, और जो भी हेल्थ केयर के मेम्बर्स हैं उनको समझना चाहिए, और साथ में हारमोनियसली वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस, तो नर्स जो है वो खुद भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अपने खुद के पर्सनल वे में, और अपने एनवायरनमेंट को भी उसको क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट नॉलेजेबल, एक नर्स एक प्रोफेशनल पर्सन होती है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड करनी होती है, तो उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेंट, एक गुड नर्स जो होती है वो गुड ऑब्जर्वर भी होती है, क्योंकि कई बार जो पेशेंट है वो हमको वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने इमोशंस, हमको तब ऑब्जर्व करके उसके नॉन वर्बल क्यूज़ को समझना पड़ता है, तो इसीलिए एक ऑब्जर्वेंट भी होती है नर्स। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर हमको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो पेशेंट को भी हमारे पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये तो मेरी जान के साथ कुछ भी कर सकती है, तो वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट वी आर डूइंग, तो हमारी केयर तभी इफेक्टिवली हो सकती है। नेक्स्ट इज पेशेंस, अब क्योंकि बहुत नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो क्वालिटी ऑफ बीइंग पेशेंट एंड ट्राइंग टू हैव परसिस्टेंट करेज एंड कामनेस इज एंड्योरिंग द अनॉयंस एंड पेन। एग्जाम्पल, जब पेशेंट है वो एंग्री है और अपना टेम्पर शो कर रहा है अगेंस्ट द नर्स, शी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ हिज और एंगर एंड एक्टिवली लिसन टू द पेशेंट्स नीड्स एंड फीलिंग्स।